ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज से ठीक 7 दिन पहले कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के 2 मिनट और 54 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। और ट्रेलर से बिल्कुल फिल्म टेक्निकली अच्छी बनी हुई लग रही है। मेकअप, कॉस्ट्यूम, उस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, ये हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और कंगना रनौत का परफॉर्मेंस बिना किसी संदेह के, उस पर तो हम कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया लग रहा है कंगना रनौत का परफॉर्मेंस। आज से ठीक 2 वर्ष पहले जुलाई 2022 में इसके टीजर को रिलीज किया गया था। उस समय भी मैंने उस पर टीजर पर वीडियो बनाया था। पिछले वर्ष भी एक बार और मैंने इस फिल्म के बारे में चर्चा की थी, और दोनों ही बार मैंने यही बात कही थी कि भाई टीजर से फिल्म अच्छी बनी हुई लग रही है, कंगना रनौत का परफॉर्मेंस भी बढ़िया लग रहा है। पिछले वर्ष ही जितना मुझे याद है नवंबर या दिसंबर में फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, पर फिर उसे पोस्टपोन कर दिया गया। एक बार और फिल्म पोस्टपोन हुई, तो 2-3 बार पोस्टपोन होने के बाद में अभी अंततः 2 हफ्तों के बाद में 6 सितंबर को ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। और बिल्कुल मैं इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हूँ। अब देखिए, 2 बार मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो इमरजेंसी के विषय के बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। परंतु अभी फिल्म का विषय ही वही है, तो थोड़ा सा और चर्चा करना बनता है। और भी कुछ बातें मुझे आप सब मित्रों के साथ में शेयर करनी है। अब देखिए, इमरजेंसी स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बर्बर, सबसे रक्तरंजित और सबसे काला पन्ना रहा है। परंतु फिर भी आश्चर्य देखिए, भारत के फिल्म मेकर्स ने इस विषय को बिल्कुल इग्नोर करके रखा था इतने दशकों तक, जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के ये लोग छाती कूटने वाली बड़ी बड़ी फिल्में बना देते हैं, उन पर अवार्ड्स की बौछार कर देते हैं। परंतु इतनी भयानक घटना, सबसे बर्बर, सबसे रक्तरंजित, उस पर कभी बात करना इन्होंने उस पर बात करना महत्वपूर्ण समझा ही नहीं, इग्नोर करके रखा बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये कोई डरते थे या कोई कार्रवाई हो जाने का डर था, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पपेट्स है, इंडस्ट्री के ज़्यादातर फिल्म मेकर्स है ना, पपेट्स हैं। और वो अपने मास्टर्स के विरुद्ध कैसे फिल्म बना सकते हैं भाई, वो तो संभव ही नहीं है। और हाँ, कुछ कुछ लोग जो बनाना भी चाहते होंगे ऐसा, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर है। हो सकता है कि किसी इक्का दुक्का फिल्म मेकर की इच्छा होगी भी, तो वो तो इंडस्ट्री के दबाव के कारण नहीं बना पाया होगा, या कोई फंड करने के लिए ऑब्वियसली कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस तो सामने आएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है। देख लीजिए ना, इतनी भयानक घटना, परंतु मुश्किल से इक्का दुक्का उदाहरण मिलेंगे आपको इस विषय पर आधारित फिल्मों के। और उन इक्का दुक्का में से भी इक्का यानी एक फिल्म 2014 के बाद बनी हुई है, मधुर भंडारकर की इंदु सरकार। 2017 में रिलीज हुई थी वो फिल्म, मैंने उस समय उसका रिव्यू किया था 2017 में जब वो फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि 2019 में मैंने हमारे इस मुख्य चैनल के जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस थे ना, जो मैंने 2016 और 17 में बनाए थे, उन सारे वीडियोस को इस चैनल से डिलीट करके एक नया चैनल मैंने क्रिएट किया था प्रतीक स्पीक्स नाम से, उस पर मैंने शिफ्ट कर दिए थे। अभी भी आप देख सकते हैं प्रतीक स्पीक्स चैनल पर 2016-17 के मेरे पुराने पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस, काफ़ी सारे तो मैंने वहाँ ट्रांसफ़र भी नहीं किए थे। उस समय भी मैंने ध्रुव राठी को रिप्लाई देने वाले कुछ वीडियोस बनाए थे, स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर के उसने उस समय जो प्रोपेगेंडा फैलाया था। तो वो 2016-17 के वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे प्रतीक स्पीक्स चैनल पर। हालांकि इंदु सरकार वीडियो पता नहीं इस चैनल से तो मुझसे डिलीट हो गया, परंतु पता नहीं वो कहाँ चला गया भाई। लैपटॉप में मैंने सर्च किया तो मिला ही नहीं, शायद पुराने लैपटॉप में हो सकता है कि पड़ा हुआ हो, पर उसका डाटा मैंने रिकवर नहीं किया है, बंद पड़ा हुआ है वो। तो बाद में कभी मिलता है तो इंदु सरकार का रिव्यू मैं अवश्य अपलोड करूंगा। तो इंदु सरकार मधुर भंडारकर की फिल्म, नील नितिन मुकेश उसमें मुख्य भूमिका में थे, और अच्छी बनी हुई फिल्म थी, टेक्निकली वेल मेड फिल्म थी। 70 के दशक को काफ़ी बढ़िया तरीके से रिक्रिएट किया गया था उस फिल्म में, परफॉर्मेंसेस वगैरह भी सब बढ़िया फिल्म थी। अब वो फिल्म जब मैं देखने के लिए गया था ना 2017 में थिएटर में, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थिएटर के बाहर प्रदर्शन आदि कर रहे थे, ये उस समय मैंने देखा था। जस्ट एक सिंपल फिल्म, उसको लेकर के विरोध। चलो 2014 के बाद में तो केवल वो विरोध हुआ था, पर 1977 में जब किस्सा कुर्सी का नाम की एक फिल्म आई थी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा ही बनाई गई थी। हाँ, उनका नाम था अमृत नाहटा। 2 बार कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन जीते थे। इमरजेंसी के बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, और इमरजेंसी के ऊपर किस्सा कुर्सी का नाम की एक पॉलिटिकल सटायर बनाई थी उन्होंने, बस इमरजेंसी के ऊपर तंज कसने वाली एक सिंपल कॉमेडी फिल्म। उसको लेकर के भी दर्द हो गया भाई पेट में। और केवल बैन नहीं किया था उस फिल्म को, सेंसर बोर्ड में जो मास्टर प्रिंट सबमिट की जाती है ना सर्टिफिकेट लेने के लिए, उस मास्टर प्रिंट सहित बाकी जितनी भी प्रिंट्स थी ना उस फिल्म की,
उनको सेंसर बोर्ड के ऑफिस से बाहर निकालकर उन्हें जला दिया गया था संजय गांधी के सपोर्टर्स के द्वारा। बाद में इमरजेंसी की जांच के लिए शाह कमीशन का गठन किया गया था 1977 में। तो शाह कमीशन ने इसके बारे में भी जांच की थी इस फिल्म को लेकर के। तो उस कमीशन ने संजय गांधी और वीसी शुक्ला, जो उस समय के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, इन दोनों को दोषी पाया था उस फिल्म के प्रिंट्स जलाने को लेकर के। और विडंबना देखिए, ये आजकल के सेक्युलर और लेफ्ट लिबरल्स वामपंथी वगैरह मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं, जबकि 2014 के बाद में ही सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फिल्में बनी हैं। मतलब पहले भी बनती थी, पर 2014 के बाद में ज़्यादा खुलकर इस इंडस्ट्री ने हिंदू संस्कृति को टारगेट करने वाली, हिंदू सभ्यता को टारगेट करने वाली, हमारे रीति रिवाज परंपराओं को टारगेट करने वाली, या भगवा ध्वज हाथ में लेकर के कुछ लोगों को दिखा करके उनको दरिंदा, घिनौना, कट्टरपंथी, सांप्रदायिक वगैरह दिखाने वाली प्रोपेगेंडा फिल्में, ढेर सारी हर प्रकार के प्रोपेगेंडा वाली फिल्में 2014 के बाद में सबसे ज़्यादा बनी हैं। और ये मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं। भाई इतना ही नहीं, फिल्में तो बनी ही है, मोदी जी को गालियाँ दे दे करके कईयों ने अपना करियर बना लिया, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में हो, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनने के रूप में हो, यूट्यूब पर चैनल खोल खोल कर अलग अलग प्रकार से कईयों ने अपनी राजनीति में जगह बना ली, कथित छात्र नेता के रूप में उभर कर मोदी जी को गालियाँ दे दे करके, और फिर भी मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं भाई। ये कुल मिलाकर परिस्थिति रही है। अभी हम इमरजेंसी नाम की फिल्म देख रहे हैं, और अभी भी आप देख लीजिए, इस फिल्म को जस्ट इंडस्ट्री इग्नोर कर देगी, ज़्यादा कोई चर्चा होगी नहीं, इग्नोर कर दिया जाएगा। हालांकि मेरी भी एक पीड़ा रही है राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को लेकर के कि ये ज़्यादातर बस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्में बनाते रहते हैं। अधिकतर तो राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में बी ग्रेड टाइप ही होती है, जो अपनी ही विचारधारा का भद्दा मजाक उड़ाती रहती है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। अधिकतर राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स बिल्कुल निम्न स्तर की बी ग्रेड टाइप फिल्में बना करके उनमें कुछ क्रिएटिविटी वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, बिल्कुल ही मजाकिया तरीके से कुछ फिल्में बनाते हैं, और कुछ इक्का दुक्का अच्छी फिल्में बनती भी है, तो वो भी जस्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री टाइप होती है। मैं केवल एक द कश्मीर फाइल्स को एक्सेप्शन मानूंगा, वो एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है, एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म। मतलब उस फिल्म का नाम सुनकर ही आज भी आप देख लीजिए वामपंथी कैसे छटपटाते हैं। तो द कश्मीर फाइल्स एक एक्सेप्शन है, परंतु मैं मेन स्ट्रीम फिल्मों की बात नहीं कर रहा। RRR, बाहुबली वगैरह वो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं। मैं बाकी जो फिल्में जो नए नए कुछ फिल्म मेकर्स ने बनाई हैं, अधिकतर बी ग्रेड टाइप रही है, और दूसरी या फिर केवल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में रही है। दूसरी तरफ आप वामपंथियों को देखिए, वो कितने क्रिएटिव है अपने कंटेंट को लेकर के, अपने क्राफ्ट को लेकर के। हॉरर कॉमेडी बनाएंगे, या फिर कुछ मर्डर मिस्ट्री बनाएंगे, सस्पेंस थ्रिलर बनाएंगे, रोमांटिक ड्रामा बनाएंगे, एक्शन कॉमेडी बनाएंगे, एक्शन थ्रिलर बनाएंगे, अलग अलग जोनरा में, अलग अलग जोनरा के माध्यम से बड़े ही सटल वे में वे अपने एजेंडा को स्प्रेड करते हैं। इससे होता क्या है, एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। कुछ दर्शकों के वर्ग को फैमिली ड्रामा देखना पसंद होता है, कुछ को रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद होता है, कुछ को हॉरर फिल्में देखना पसंद होता है, कुछ को हॉरर कॉमेडी फिल्में देखना पसंद होता है, किसी को एक्शन थ्रिलर, एक्शन कॉमेडी फिल्में देखना पसंद होता है। तो हर प्रकार के ऑडियंस को टारगेट करने वाली अलग अलग जोनरा की प्रोपेगेंडा फिल्में ये बनाते हैं, और उनमें इतने सटल वे में अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हैं ना कि सामने वाले दर्शक को पता भी नहीं चलता, और वो इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो जाता है। और उससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि इनमें से कुछ प्रोपेगेंडा फिल्मों में ये राष्ट्रवादी विचारधारा के पॉलिटिशियंस को तक एक्टर के रूप में ले लेते हैं, और बड़ी ही टॉक्सिक प्रोपेगेंडा फिल्में वो रही है। और कई सारे राष्ट्रवादी भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों का सपोर्ट करते हुए मैंने देखे हैं, क्योंकि वो इतना सटल होता है ना कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से ब्रेन वॉश करते हैं वामपंथी फिल्म मेकर्स। और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स जो है ही नहीं, कुछ है भी इक्का दुक्का, तो वो बस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। और याद रखिए, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज इसकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है जो इस प्रकार के जोनरा की फिल्में देखना पसंद करते हैं, और वो ऑडियंस, वो दर्शकों का वर्ग बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। और आप केवल उस ऑडियंस को बार बार टारगेट करने वाली फिल्में बना रहे हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा वर्ग जो युवा वर्ग है विशेषतः, जिनको कोई रुचि नहीं है भाई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखने में। वो लव स्टोरीज देखना चाहते हैं, रोमांटिक ड्रामा हो, हॉरर कॉमेडी हो, हॉरर फिल्में हो, सस्पेंस थ्रिलर हो, मर्डर मिस्ट्री हो, क्राइम थ्रिलर हो, इस प्रकार की फिल्में कंटेंट देखना पसंद करते हैं। और वहाँ पर वामपंथी तो अलग अलग 95% वो प्रोपेगेंडा कंटेंट ही होता है।
वो क्रिएटिविटी राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स में ना के बराबर देखने को मिलती है। अब चलो इमरजेंसी पर भी फिल्म बनानी थी तो इसमें आप बना सकते हैं ना, कुछ टाइम ट्रैवल वगैरह को लेकर के, आज के समय का कोई कैरेक्टर है वो किसी प्रकार से पिछले समय में पहुंच गया, या कुछ पिछले समय की कुछ याद किसी कैरेक्टर की ताज़ा हो गई, या कुछ भी आप अगर आप बनाना हो तो क्रिएटिविटी डालना हो, कुछ हिस्टोरिकल फिल्में बनाने में ढेर सारी हॉलीवुड की फिल्मों के आप उदाहरण ले सकते हैं कि हिस्टोरिकल बातें ही वो किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, कुछ एक्शन कॉमेडी के माध्यम से, फिर फ्लैशबैक्स में उस पुराने समय के सीन्स दिखा करके फिर आप ऑडियंस के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रस्तुत करते हैं। तो इमरजेंसी की बर्बरता को दिखाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव तरीका अपनाना चाहिए ना। आप बस एक सामने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्में बनाएंगे तो आप लार्जर ऑडियंस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्रिएटिव होना पड़ेगा उसके लिए, जो अभी तो कम से कम दिख नहीं रही वो क्रिएटिविटी कहीं पर। बाकी कंगना रनौत की बात करें तो भाई मैंने पिछली बार भी इसके वीडियो में बताया था, इमरजेंसी पर मैंने पिछले वर्ष जो वीडियो बनाया था, अभी भी आप देख लीजिए। उस समय भी मैंने कहा था कि कंगना रनौत ने जो कुछ भी अल्ट बालाजी को लॉकअप वगैरह शो था, उसके बाद से मेरा तो मन उठ गया है, मैंने दूर से ही नमस्कार कर लिया। ठीक है, जो कुछ भी है मुझे नहीं सही लग रहा। ठीक है, एक्टिंग बढ़िया है, उसकी हम प्रशंसा करेंगे, फिल्म अच्छी होगी तो मैं खुद प्रमोट करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु पर्सनली लॉकअप जैसे शो में जाना और उसके बाद भी जो कुछ वक्तव्य दिए गए थे कंगना रनौत के द्वारा, जो बहुत क्या कहूँ अभी बचकाने तरीके के ही थे, जिस कारण से कई बार राष्ट्रवादी विचारधारा का ही मजाक बन जाता है या वामपंथियों को और ज़्यादा टारगेट करने का अवसर मिल जाता है। तो उस कारण से भाई ठीक है, मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कंगना रनौत को पिछले 3 वर्ष पहले सपोर्ट करने वाले हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं, पर अभी मन नहीं होता, सीरियस सीधी सी बात है। बाकी इमरजेंसी को लेकर के हम और चर्चा करेंगे जब फिल्म रिलीज़ होगी 6 सितंबर को, विस्तार से काफ़ी इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर ट्रेलर में जितनी भी बातें आप सुन रहे हैं ना, खालिस्तान को लेकर के हो या इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, और दूसरे भी जो कुछ डायलॉग्स वगैरह है, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारी बातें, कई बातें तो ऐसी है जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कुछ पुस्तकों में लिखी गई है, या इंदिरा गांधी के द्वारा ही उस समय कही गई थी, या कुछ वर्तमान पत्रों में वगैरह भी उस समय ये बातें आई हुई थी। तो ये इन फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता जो बातें यहाँ पर दिखाई गई है। बस कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में, तभी आप एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं शायद आने वाले समय में ये जो बातें हम कर रहे हैं इस कारण से शायद हमें बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बोलते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम बस मीडियोकर कंटेंट को ही बस ग्लोरीफाई करते जाएंगे तो फिर कुछ बदलाव आएगा ही नहीं ना। ये बताना भी तो आवश्यक है ना, दिखना भी तो, बताने की भी क्या आवश्यकता है, दिख नहीं रहा है क्या वामपंथी फिल्म मेकर्स क्या क्या कैसे कैसे अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं। इसी 15 अगस्त को इन लोगों ने क्या क्या बॉलीवुड ने बोलने की आवश्यकता है क्या, अभी अलग अलग जोनरा में क्या क्या वो कर रहे हैं, कैसे कैसे अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं, वो तो अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। और हम अभी भी वही 3-4 दशक पहले के तरीके से, उस पुराने तरीके से अभी भी चल रहे हैं। तो कहाँ से नैरेटिव में चेंज लाएंगे, कहाँ से नैरेटिव में बदलाव लाएंगे। चलिए ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने कहा, चलो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री की दृष्टि से बढ़िया लग रही है फिल्म, टेक्निकली वेल मेड लग रही है, परफॉर्मेंसेस वगैरह भी बढ़िया लग रहे हैं, कास्टिंग भी बढ़िया लग रही है। 6 सितंबर को विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी आपके, मैंने जो भी बातें बताई उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।